अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड फिज़िक्स का, ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को स्टडी करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अल्ट्रासाउंड्स को समझने के लिए उनकी करैक्टरिस्टिक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर ग्रिप कर लेते हैं तो आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अल्ट्रासाउंड की पूछी जा रही है तो आप इस काबिल होंगे कि आप आंसर कर सकें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास है कि अल्ट्रासाउंड मशीन कितनी टाइप की वेव्स प्रोड्यूस करती है। तो अल्ट्रासाउंड मशीन जो है अभी तक मोस्टली दो टाइप की वेव्स प्रोड्यूस करती है। तो फर्स्ट टाइप की जो वो वेव्स प्रोड्यूस करती है वो है कॉन्टीन्यूस वेव्स। तो हम इसको देखेंगे कॉन्टीन्यूस वेव को और इसकी करेक्टरिस्टिक्स को भी। और सेकंड टाइप की वेव जो अल्ट्रासाउंड में प्रोड्यूस की जाती है वो है पल्स्ड वेव। तो इसकी भी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो पल्स वेव जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो फिर हम थर्ड पे देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब पल्स वेव। पल्स वेव को डिस्क्राइब करने के लिए और इसको स्टडी करने के लिए डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें या डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और उन पल्स वेव की डायग्राम देख के हम ये करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट भी कर सकें और डिस्क्राइब भी कर सकें। तो इसमें हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी पल्स वेव की। पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी है, पल्स रेपिटेशन पीरियड है, पल्स ड्यूरेशन है, ड्यूटी फैक्टर किसको बोलते हैं, स्पाशल पल्स लेंथ किसको बोलते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आज हमने स्टडी करने हैं और ये अल्ट्रासाउंड वेव्स को ही डिस्क्राइब करेगा ये पूरा लेक्चर और उसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेगा। तो चलें मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कॉन्टीन्यूस वेव को। कॉन्टीन्यूस का मीनिंग ये होता है कंटिन्यू रहना। तो कॉन्टीन्यूस अल्ट्रासाउंड मशीन जो है इसका जो ट्रांसड्यूसर है इसमें सबसे पहली बात तो दो क्रिस्टल लगे होते हैं, दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस वेव प्रोड्यूस करती है, मींस कि जब आपने अल्ट्रासाउंड मशीन के ट्रांसड्यूसर को ऑन कर दिया तो ये साउंड प्रोड्यूस करता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये सेम टाइम के ऊपर साउंड प्रोड्यूस भी करता रहेगा और सेम टाइम के ऊपर साउंड को जो रिफ्लेक्ट बैक आ रही हैं उनको रिसीव भी करता रहेगा। तो यहाँ पे आप इस ट्रांसड्यूसर को अगर डायग्राम में देखें तो इसमें दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैं। ये वाला पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है साउंड प्रोड्यूस किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। और दूसरी साइड पे देखें ये सेकंड वाला जो क्रिस्टल है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये साउंड वेव्स को रिसीव कर रहा है। तो ये कॉन्टीन्यूस अल्ट्रासाउंड मशीन में जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं और जब तक आपके पास आपकी मेजरमेंट नहीं आ रही, मींस के जब तक एनालिसिस आप कर रहे हैं आप साउंड वेव्स को फेंकते रहेंगे। जहाँ पे जो भी आपका टारगेट है उसके ऊपर साउंड वेव्स को आप ट्रांसमिट करते रहेंगे कॉन्टीन्यूसली। और साउंड वेव आपको पता है किसी पार्ट के ऊपर भी अगर फॉल करवाई जा रही हैं तो वो वहाँ से रिफ्लेक्शन भी इको भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इको भी आ रही होती है। तो इस वजह से जो कॉन्टीन्यूस अल्ट्रासाउंड मशीन है उसमें जो ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए हमें एट अ टाइम दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ करने पड़ते हैं ताकि एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एज अ ट्रांसमीटर काम कर सके। आप यहाँ पे डायग्राम में देखें तो ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल एज अ ट्रांसमीटर काम कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पे हमें रिसीवर भी चाहिए। तो ये वाला सेकंड वाला जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है ये अल्ट्रासाउंड्स को सेम रिफ्लेक्टेड बैक या इकोस जो आ रही हैं उनको रिसीव कर रहा है सेम टाइम के ऊपर। तो कॉन्टीन्यूस वेव है क्या कि ये प्रोड्यूस होती रहती है, इसमें गैप नहीं है। जब तक आपको मेजरमेंट नहीं आ जाती या जो भी आप एनालिसिस कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड से वो कंप्लीट नहीं हो जाता, साउंड की प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होती। तो सेम टाइम के ऊपर साउंड को रिसीव भी किया जा रहा होता है। तो इस वजह से इसके ट्रांसड्यूसर में दो क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसको बोला जाता है कॉन्टीन्यूस वेव। तो कॉन्टीन्यूस वेव की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे भी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे ये ब्लड फ्लो को डिटेक्ट कर रही है।
अब इसकी जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देखते हैं। तो कॉन्टिन्यूस वेव का जो ट्रांसड्यूसर है उसमें दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हैं, एक एज अ रिसीवर काम कर रहा है और एक एज अ ट्रांसमीटर काम कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे इस टेक्निक की फर्स्ट करेक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो ये वाली टेक्निक मोस्टली यूज़ की जाती है फ्लूइड स्पीड्स को मेजर करने के लिए। जो कॉन्टिन्यूस वेव अल्ट्रासाउंड से प्रोड्यूस होती है इसको यूज़ किया जाता है फ्लूइड स्पीड्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड फ्लो है या फिर हमारे हार्ट का के अंदर ब्लड फ्लो है उसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है कॉन्टिन्यूस वेव। तो ये आप ऐसे भी कह लें, अगर हार्ट की अल्ट्रासाउंड की जा रही है तो फिर इट मीन्स के हार्ट को हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो को डिटेक्ट किया जा रहा है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे कितना है, स्पीड कितनी है, क्योंकि ये फ्लूइड्स को ही मेजर करती है। उसके बाद यहाँ पे एक और करेक्टरिस्टिक है इसकी कि जो वेव ट्रांसमिट हो जाती है उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट रहते हैं, तो यूनिफॉर्म रखते हैं। अगर आप इस डायग्राम को भी देखें तो अब फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्म मीन्स के यूनिफॉर्म का मीनिंग ये होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी होती क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो हर सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल इक्वल है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, यूनिफॉर्म है। एम्पलीट्यूड यूनिफॉर्म, ये देखें ये एम्पलीट्यूड होता है, अगर आप लोग इसकी वर्टिकल हाइट को देखें तो ये एम्पलीट्यूड है इसका। तो एम्पलीट्यूड तमाम वेव्स का क्या है, सेम है। तो ये कॉन्टिन्यूस वेव की करेक्टरिस्टिक है कि इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या रहते हैं, सेम। अगर आप लोग यहाँ पे देखें फर्स्ट सेकंड में अगर एक वेव प्रोड्यूस हुई है, यहाँ तक आपकी एक वेव कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट सेकंड में भी एक ही वेव है। तो हर सेकंड में नंबर ऑफ साइकिल क्या होती हैं, नंबर ऑफ वेव्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट देखें कि ड्यूटी फैक्टर जो है वो 1 होता है। कॉन्टिन्यूस वेव का ड्यूटी फैक्टर क्या है, 1। ड्यूटी फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि सोर्स कितने टाइम के लिए एक्टिव है। मीन्स कि आप अल्ट्रासाउंड टेस्ट कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड का सोर्स है ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर कितने टाइम के लिए एक्टिव है। तो कॉन्टिन्यूस वेव में जब एनालिसिस किया जाता है तो ट्रांसड्यूसर तमाम टाइम के दौरान वेव प्रोड्यूस करता ही रहता है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता ही रहता है और उसको बॉडी के ऊपर थ्रो करता ही रहता है। तो इस वजह से जो कॉन्टिन्यूस वेव का ट्रांसड्यूसर है वो ऑल द टाइम एक्टिव होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कितने टाइम के लिए साउंड का सोर्स एक्टिव है, उसको उसका ड्यूटी फैक्टर बोलते हैं कि वो कितने टाइम के लिए ड्यूटी पे था। तो इसका ट्रांसड्यूसर टेस्ट के दौरान जितने टाइम के लिए भी एनालिसिस किया जा रहा होता है तमाम टाइम के दौरान साउंड प्रोड्यूस करता रहता है। इस वजह से इसका ड्यूटी फैक्टर क्या है, 1 है, क्योंकि इसका ट्रांसड्यूसर ऑल द टाइम एक्टिव होता है। तो इसका ड्यूटी फैक्टर 1 है। इसी वजह से, या इसको आप 100% भी कह सकते हैं कि इसका जो सोर्स है वो 100% पूरे टाइम के दौरान जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसकी वजह से इसका ड्यूटी फैक्टर क्या है, 1 है कॉन्टिन्यूस वेव का। उसके बाद आ जाएं यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेज कॉन्टिन्यूस वेव के। तो सबसे पहले इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज में ये फ्लूइड स्पीड्स जो हैं उनको मेजर करने के लिए बहुत अच्छी उनकी एक्यूरेसी के साथ हमें फ्लूइड की स्पीड्स बता देती है। तो इस वजह से ये ब्लड फ्लो को ह्यूमन बॉडी में नोट करने के लिए, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसको इकोकार्डियोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है कि ब्लड के अंदर जो है वो हार्ट के अंदर ब्लड की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से वो पंप कर रहा है। इसके अलावा जो हमारी वेस्कुलर इस लैब्स में इसको यूज़ किया जाता है, वेन्स के अंदर ब्लड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्टली फ्लूइड स्पीड्स जो हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये रेंज और टिश्यू डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। उसकी वजह ये है कि ये कॉन्टीन्यूसली अल्ट्रासाउंड को फेंकती रहती है, वक्फा नहीं लेती। अब जो अल्ट्रासाउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट इको आ रही होती हैं, रिफ्लेक्ट होके हमें पता ही नहीं चलता कौन सी इको कहाँ से आई है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए ये नोट करना ज़रूरी है
कि अगर आप हार्ट के ऊपर ही अल्ट्रासाउंड को फॉल करवा रहे हैं तो हार्ट के कौन से पार्ट से कौन सी इको आई है ये नोट करना ज़रूरी है ताकि उसका इमेज बनाया जा सके। तो इसमें कॉन्टीन्यूसली वेव फेंकी जा रही होती है, इस वजह से कौन सी वेव जो इकोज आ रही हैं कौन सी कहाँ से आ रही है इतना टाइम ही नहीं होता, या ट्रांसड्यूसर इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं है कि वो ये नोट कर सके कि कौन सी वेव कहाँ से आई है और इमेज बनाया जा सके। तो एक तो ये रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती, उसकी वजह ये है कि ये जो इको आती हैं उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती कौन कहाँ से आ रही है, कौन सी इको किस पोर्शन से आ रही है, कौन सी इको किस पोर्शन से आ रही है। इसी वजह से ये डेप्थ को भी कैलकुलेट या रेंज को भी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, और ना ही ये रेजोल्यूशन को मींस के इमेज फॉर्मेशन के लिए इमेजिंग के लिए ये यूज़ नहीं की जाती। तो कॉन्टीन्यूस वेव को मोस्टली इमेजिंग के लिए यूज़ ही नहीं किया जाता। तो इस वजह से ये बहुत कम यूज़ की जाती है, क्योंकि फ्लूइड स्पीड्स को अब और पर्पस के लिए भी और अदर वेज से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू भी मेजर किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है इसकी निस्बत। तो लेकिन ये भी यूज़ की जाती रही है काफ़ी अर्सा। तो अल्ट्रासाउंड्स जो है कॉन्टीन्यूस वेव, ये इसके डिसएडवांटेज हैं, ये टिश्यू डेप्थ नहीं प्रोवाइड कर सकती, रेंज नहीं प्रोवाइड कर सकती एक्यूरेसी के साथ, और इमेज फॉर्मेशन के लिए ये यूज़ नहीं की जा सकती, तो इस वजह से ये बहुत कम यूज़ की जाती है। तो ये तो थी कॉन्टीन्यूस वेव। तो मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो पल्स वेव यूज़ की जाती है, और देखते हैं आप पल्स वेव क्या है। अब यहाँ पे पल्स वेव जो है ये इमेजिंग के लिए ये यूज़ की जाती है। अल्ट्रासाउंड मशीन्स ये कॉमनली जो आप हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में देखते हैं और उससे इमेज बनाए जा रहे होते हैं, तो वो पल्स अल्ट्रासाउंड होती है। तो इसमें एक जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, ये अगर आप ये डेफिनेशन है इसकी यहीं से आपको मिल जाएगी, उसके बाद ये साथ लिखा भी हुआ है। तो ये देखें, ये ट्रांसड्यूसर है, ये क्या करता है कुछ टाइम के लिए अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, फिर कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाता है और इको को रिसीव करता है वापस। ये देखें, ये इसने अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर दिया है, अब ये खामोश है, साइलेंस पे है, और जो इको रिफ्लेक्ट बैक आ रही हैं उनको सुन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, हाफ कुछ टाइम के लिए, हाफ टाइम नहीं होता वैसे, साइलेंस टाइम लॉन्गर होता है, तो कुछ टाइम के लिए ऑन रहता है, अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करता है, फिर खामोश हो जाता है, मीन्स ऑफ हो जाता है, और फिर जो टिश्यू से या जिसकी भी इमेजिंग की जा रही है उससे जो इको आ रही होती हैं उनको रिसीव कर रहा होता है। तो इस तरह से ये पल्सेस, ये पल्स फेंकता है, जो साउंड फेंकता है ये बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, अगेन उसको रिसीव करने के लिए वेट करता है। तो इस तरह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं पल्स्ड वेव बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पल्स वेव किस पे कंसिस्ट होती है, ऑन और ऑफ साइकिल्स पे कंसिस्ट होती है। ये ऑन साइकिल है अगर आप देखें, तो ये ऑफ साइकिल है जिसमें ट्रांसड्यूसर क्या है, ऑफ है। तो इस ड्यूरेशन में ये साइलेंस पे है, ये सुनेगा साउंड को, रिटर्न जो इको प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये पॉइंट देखें, ऑन साइकिल में क्या होता है, ये स्पीकिंग होती है, आप अदर वर्ड्स में ये कह लें कि जो ट्रांसड्यूसर है वो बोल रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होती है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अल्ट्रासाउंड ये प्रोड्यूस करता है। फिर ऑफ साइकिल आ जाता है, लिसनिंग हम उसको बोल सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर जो है अब लिसन करेगा, वापस सुनेगा, तो ये पीरियड लॉन्गर होता है। तो ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। अगर आप यहाँ पे देखें ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, ऑन साउंड को इसने प्रोड्यूस किया, स्पीक किया, ये सुन रहा है, ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, ये सुन रहा है, अगेन फिर क्या कर रहा है, अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, अगेन क्या कर रहा है, सुन रहा है, और ये भी नोट करेगा कौन सी वेव कहाँ से आती है। तो जो पल्स वेव होती है इसमें एक ऑन साइकिल होता है और वो शॉर्ट ड्यूरेशन पे कंसिस्ट होता है, और एक ऑफ साइकिल होता है जिसको हम लिसनिंग बोल सकते हैं, तो उस वो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। तो उसमें ये बॉडी से जो इकोज या रिफ्लेक्टेड साउंड आती है उसको सुनता है। तो इस तरह से जो ट्रांसड्यूसर काम करता है कि एक दफ़ा साउंड को प्रोड्यूस करता है, स्पीक करता है, फिर
कुछ टाइम के लिए खामोश होके जो इको आती हैं उनको सुनता है। तो इस तरह से जो टेक्निक या अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की जाती हैं उनको पल्स अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ये बोलता ही रहे, बोलता भी रहे, साथ सुनता भी रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको कॉन्टिन्यूस वेव बोलते हैं। तो एक दफ़ा बोलना और फिर सुनना वापस इकोज को, इसको पल्स वेव बोलते हैं। तो ये वाली टेक्निक जो है इमेजिंग के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद यहाँ पे ये पल्स, उसी को पल्स साइकिल कह लें, या हम उसको अभी डिफाइन कर रहे हैं, जो पल्स वेव है उसी को ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें पल्स साइकिल किस पे कंसिस्ट होता है? पल्स साइकिल में फर्स्ट क्या है कि शॉर्ट साउंड ट्रांसमिशन। तो ट्रांसड्यूसर जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए साउंड को बॉडी में इंजेक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है। फिर लॉन्ग टाइम के लिए जो इकोज आ रही हैं उनको क्या करता है? रिसीव करता है, सुनता है। तो इसको बोलते हैं डेड टाइम। डेड टाइम मीन्स कि जिस टाइम के लिए ट्रांसड्यूसर ऑफ है, वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, अब सुन रहा है। तो इको रिसीविंग ड्यूरेशन जो है वो उसको साइलेंस कहते हैं। आप सिंपली साइलेंस बोल सकते हैं, अभी हम डिफाइन करके हैं। उसके बाद सेम ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है। जो अल्ट्रासाउंड की ट्रांसमिशन है उसको भी वही ट्रांसड्यूसर ट्रांसमिट करता है, और रिसीविंग के लिए भी सेम ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है। इसका सिंपल मीनिंग आप ये कह लें कि इसमें सिंगल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन के दौरान सिर्फ उसका काम है साउंड को प्रोड्यूस करना, और साइलेंस के दौरान उसका काम है अल्ट्रासाउंड को, इकोज को रिसीव करना। तो इसमें दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक ही यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन के दौरान वो स्पीक कर रहा होता है, बोल रहा होता है, और रिसीविंग के दौरान वो साइलेंस पे होता है, उसका काम होता है सुनना। तो इस वजह से इसके ट्रांसड्यूसर में सिंगल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे पल्स्ड साउंड को देखना चाहते हैं, उसकी ये फिगर है, यहाँ पे देखें, ये साउंड प्रोड्यूस की जा रही है, उसके बाद साइलेंस आ गई है, अगेन साउंड प्रोड्यूस की जा रही है। तो इस साइलेंस के दौरान इको को सुनता है ट्रांसड्यूसर, और इसमें देखें प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस वजह से सिंगल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से ही काम चल जाता है। इस वजह से हमें दो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये हमारे पास पल्स्ड वेव है। तो इसमें ये वेव है और फिर साइलेंस है, फिर वेव है और फिर अगेन क्या है? साइलेंस है। तो इस तरह से ये पल्स वेव जो है प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद पल्स वेव की एग्जांपल्स और भी बहुत सारी हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन की जो रिंग है ये क्या करती है? आप इसको स्विच ऑन ऑफ भी कर रहे होते हैं, या बाज़ औक़ात अगर आप सिंपल देखें, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे आपको पता है कि जब लेक्चर ओवर होता था तो बेल रिंग करती थी। उसके बाद साइलेंस टाइम है। रिंग करने का वो कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए करती होगी, या जस्ट 1-2 सेकंड के लिए रिंग कर दी है। उसके बाद एक 40 मिनट्स का लेक्चर जो है उसने साइलेंस पे रहना है। तो इसी तरह आपके मोबाइल फ़ोन है, आपको एक फ़ोन आया, रिंग ने बेल किया, अब दूसरे फ़ोन आने तक साइलेंस है। तो आपका मोबाइल फ़ोन की जो रिंग है, आपको कॉल्स आती हैं, उनकी वजह से जो यहाँ पे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है वो भी तो पल्स्ड है, क्योंकि एक दफ़ा मोबाइल फ़ोन रिंग करता है, उसके बाद साइलेंस है, फिर अगेन रिंग होगी, फिर अगेन साइलेंस। सो तो ये भी क्या है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन या फिर जो स्कूल में यूज़ की जाती हैं बेल वगैरह, वो भी सारी पल्स्ड साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो अब इसमें इस टेक्निक की कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको देखते हैं। पल्स्ड जो टेक्निक है या फिर पल्स्ड अल्ट्रासाउंड है उसकी हैं। तो इसको मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है रेंज मेजर करने के लिए, और टिश्यू डेप्थ को भी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसमें हम इस काबल होते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड इकोज होती हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से इससे इमेज भी बनाए जाते हैं। जो पल्स्ड इको टेक्निक है, इसमें हम लोग यूज़ कर, इसमें रेंज भी मेजर कर सकते हैं, टिश्यू डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ये थर्ड पॉइंट देखें, सेकंड, हम इस ये अच्छी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अच्छी रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन इस वजह से ये प्रोवाइड कर पाती है क्योंकि हम इस काबल होते हैं कि कौन सी साउंड कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो हम उसका इमेज बना सकते हैं। तो ये इमेजिंग के लिए यूज़ की जाती है, और ये मोस्ट कॉमनली आजकल यूज़ की जा रही है क्योंकि अल्ट्रासाउंड का मोस्टली पर्पस ही आजकल इमेजिंग और रेंज है, टिश्यू डेप्थ, और जो उसका इमेज बना के कोई एनॉमली देखना। तो अगेन ये यहाँ पे पल्स वेव का ही इमेज है। यहाँ पे देखें साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साइलेंस है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, साइलेंस है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये इमेजिंग, रेंज और टिश्यू डेप्थ के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है। अब आ जाएं जो डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ किए जाते हैं अल्ट्रासाउंड्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपको यहाँ पे ये कॉलम नज़र आ रहा है, साउंड जो सिंपल साउंड है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है फ्रीक्वेंसी। इसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए फ्रीक्वेंसी का पता होना चाहिए, पीरियड का पता होना चाहिए, प्रोपेगेशन स्पीड और वेवलेंथ। लेकिन जो पल्स्ड वेव है, पल्स्ड अल्ट्रासाउंड है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हमें ये वाले फैक्टर पता होने चाहिए। पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, पल्स रेपिटेशन पीरियड क्या है, पल्स ड्यूरेशन क्या है, ड्यूटी फैक्टर क्या है, स्पाशल पल्स लेंथ क्या है। तो इसको स्टडी करने के लिए ये वाली करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमें पता होनी चाहिए, और इन करेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास, अगर आप इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं तो हैश यहाँ पे नंबर ऑफ साइकिल्स को शो कर रहा है। तो नंबर ऑफ साउंड पल्सेस पर यूनिट टाइम। अब कितनी पल्सेस वो यूनिट टाइम में प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, उसका उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर अगर दूसरी फ्रीक्वेंसी की भी अगर बात करें, वो भी क्या होती है, उसकी भी डेफिनेशन तो यही है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें तो एफ इज इक्वल टू 1/t है। तो यहाँ पे 1/t का मीनिंग क्या होता है, 1 वेव पर सेकंड। 1 वेव पर सेकंड, एक सेकंड में कोई सोर्स कितनी वेव्स प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोला जाता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी, सिंपल साउंड की फ्रीक्वेंसी। अब पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, कि वो एक सेकंड में, यूनिट टाइम क्या होता है, टाइम का यूनिट ऐसा ही क्या है, सेकंड है। तो एक सेकंड में कितने वो पल्स प्रोड्यूस करता है, वो क्या है, पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी है। तो अब यहाँ पे जो वन पल्स है, ये देखें, ये पल्स है एक, यहाँ पे अगर आपको शो हो रहा है, अगेन सेकंड पल्स ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें टाइम ये वाला भी इंक्लूड हो जाता है, ये वाला भी। तो एक सेकंड में कितने पल्सेस प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको एक और सेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखें इसको, नंबर ऑफ टाइम्स अल्ट्रासाउंड बीम टर्न ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जो ट्रांसड्यूसर है वो कितनी दफ़ा ऑन ऑफ होता है, ऑन प्लस ऑफ एक वेव एक साइकिल कहलाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें, एक पल्स प्लस एक साइलेंस टाइम जो है एक साइकिल इसका कहलाता है। ये वन पल्स है, देखें सेकंड पल्स अब स्टार्ट होगी, तो ये ऑन टाइम है और एक ऑफ टाइम है, ऑन प्लस ऑफ टाइम एक साइकिल कहलाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कितने टाइम्स ऑन एंड ऑफ होता है अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर, उसको उसकी पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और उसके बाद ये वाला इंडिपेंडेंट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी। अब जो पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी है ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये प्योरली ट्रांसड्यूसर की करेक्टरिस्टिक है। अब देखें ना, अब साउंड के साथ आगे जाके क्या होता है मीडियम में या क्या नहीं होता, इसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस नहीं है। ये डिपेंड करती है कि जो ट्रांसड्यूसर है उसकी एबिलिटी क्या है, वो कितने पल्स प्रोड्यूस कर सकता है। ये प्योरली ट्रांसड्यूसर या उसके बिहाइंड जो दूसरा सर्किट है उसकी करेक्टरिस्टिक है। तो ये साउंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब देखें यहाँ पे साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है क्या नहीं है, इससे जो ट्रांसड्यूसर है उसको अब कुछ लेना देना नहीं है। ट्रांसड्यूसर कितने पल्स एक सेकंड में छोड़ता है वो इस फ्रीक्वेंसी से, जो बाहर मीडियम में फ्रीक्वेंसी है अल्ट्रासाउंड की, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये प्योरली ट्रांसड्यूसर करेक्टरिस्टिक है। उसके बाद
इसको सोर्स से डिटरमिन करते हैं, मींस के जो ट्रांसड्यूसर है आप उससे इसको डिटरमिन करेंगे और आपको मीडियम को देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्लिनिकल रेंज जो है, मोस्टली जो ट्रांसड्यूसर आजकल यूज़ किए जा रहे हैं मेडिकल फील्ड में, वहाँ पे जो कितने पल्सेस वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वहाँ पे एक पल्स से लेकर 10 किलो पल्सेस तक प्रोड्यूस किए जाते हैं एक सेकंड में। अब इसको आपने ये नहीं समझ लेना कि ये 10 किलो हर्ट्स साउंड की फ्रीक्वेंसी, ये साउंड फ्रीक्वेंसी नहीं है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड आ रही है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के कितने पल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, एक से लेकर 10 किलो हर्ट्स तक। 10 किलो 10,000 पल्सेस एक सेकंड में भी प्रोड्यूस करते हैं ट्रांसड्यूसर्स जो हैं। तो ये क्लिनिकल रेंज है, मींस के 1 पल्स से 10 किलो पल्सेस जो हैं वो पर सेकंड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो आजकल पल्स अल्ट्रासाउंड यूज़ की जा रही है। तो ये तो इसकी थी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। आप सिंपल फ्रीक्वेंसी से भी इसको याद रख सकते हैं। सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड। ये क्या है, नंबर ऑफ पल्सेस इन 1 सेकंड। बस ये इसकी डेफिनेशन थी। उसके बाद आ जाए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पल्स रेपिटेशन पीरियड। अगर आप सिंपल अल्ट्रासाउंड का टाइम पीरियड याद हो तो आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है कि एक वेव पैदा करने में कितना टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। एक राउंड ट्रिप लगाने में, एक सर्कल पे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो पल्स रेपिटेशन पीरियड क्या है, पल्स रेपिटेशन पीरियड वो है कि टाइम टेकन बाय द ट्रांसड्यूसर टू प्रोड्यूस 1 पल्स। ट्रांसड्यूसर एक पल्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम टेक करता है या कितना टाइम लेता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्स रेपिटेशन पीरियड। अब आपको 1 पल्स, यहाँ पे अगर आप लोग इसमें डायग्राम में देखें तो ये पल्स रेपिटेशन पीरियड है। अब देखें 1 पल्स, साइलेंस उसी में, ये ऑन टाइम प्लस ये क्या है, एक साइकिल मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 पल्स क्या, 1 साइकिल क्या है, पल्स साइकिल क्या है, एक ऑन टाइम फिर ऑफ टाइम, या फिर 1 स्पीक टाइम 1 लिसनिंग टाइम। तो ये वाला पोर्शन क्या है, ऑन टाइम है, ये ऑफ टाइम है, तो ये 1 साइकिल है। तो 1 साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, सिंपल दूसरे वाले टाइम पीरियड से याद रख लें, वो क्या कहलाएगा, इसका पल्स रेपिटेशन पीरियड। सिंपली ये कह सकते हैं कि एक पल्स से दूसरे पल्स तक का कितना टाइम है, ये देख लें। ये एक पल्स है, अब दूसरा पल्स कितने टाइम के बाद ये प्रोड्यूस करेगा, तो इसके दरमियान में जो टाइम है वो क्या कहलाएगा, पल्स रेपिटेशन टाइम कहलाता है। या फिर यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ये वाली देख लें, टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 1 पल्स अंटिल बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट। यहाँ से लेकर, ये देखें, ये बिगिनिंग है किसकी, फर्स्ट पल्स की, और नेक्स्ट पल्स की बिगिनिंग तक का जो टाइम है वो क्या कहलाता है, पल्स रेपिटेशन पीरियड कहलाता है। या फिर सिंपली आप कह सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर का वो टाइम जिसमें वो एक पल्स प्रोड्यूस करता है और एक पल्स साइकिल प्रोड्यूस करता है। पल्स साइकिल क्या है, एक ऑन टाइम एंड एक ऑफ टाइम, तो इसको बोलते हैं पल्स रेपिटेशन पीरियड। अब इसका यूनिट, जैसे दूसरा आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पल्स रेपिटेशन पीरियड, तो सिंपल याद करें, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो यहाँ पे हम लोग पल्स रेपिटेशन पीरियड क्या है, ये पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही जैसे इसको आपने एफ लिखा हुआ है, और ये किसके इक्वल है, 1/t के इक्वल है। यहाँ पे एक वर्ड का एडिशन कर देनी है, वो क्या है, पल्स, बस और कुछ नहीं करना। अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 टाइम, यहाँ पे नंबर ऑफ पल्सेस इन 1 सेकंड, तो यहाँ पे पल्स पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ पल्स रेपिटेशन पीरियड। सेम फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आपको अभी याद हो जाना चाहिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो इन दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये वाला पॉइंट भी आप नोट कर लें कि
जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो पल्स रेपिटेशन पीरियड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इसका यूनिट क्या है, अब हम यूनिट देखने लगे इसका टाइम पीरियड का यूनिट देखने लगे। तो अगर टाइम पीरियड का यूनिट अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साइकिल्स अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे, या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो यहाँ पे टाइम पल्स पर पल्स साइकिल, टाइम पर पल्स साइकिल, इसका यूनिट क्या होगा कि कितने टाइम में एक साइकिल प्रोड्यूस होता है, वो इसका यूनिट कहलाता है। इसका यूनिट मोस्टली सेकंड ही हम यूज़ करते हैं, तो जस्ट इसको टाइम भी कहा जाता है। उसके बाद पल्स रेपिटेशन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्ड बाय द सोर्स। अगेन मैं ये रिपीट करूँगा कि जैसा कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी से ही तो टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है। जब फ्रीक्वेंसी जो है पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी सोर्स फ्रीक्वेंसी होती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो टाइम पीरियड भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। या पल्स रेपिटेशन पीरियड और जो पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स डिपेंडेंट होती हैं, मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। उसके बाद पल्स्ड साउंड में यहाँ पे अगेन वही पॉइंट है, रिपीटेड पॉइंट है कि पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी और पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं साउंड फ्रीक्वेंसी से, और साउंड का पीरियड जो साउंड का अपना पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अगेन। यहाँ पे 3 साउंड वेव्स हैं, इनका कंपैरिजन किया गया है। अब इनको ज़रा ध्यान से आप देखें, डायग्राम को प्रिडिक्ट करना भी सीखें। हम ये वाली जो पल्स है इसका कंपैरिजन करेंगे इस पल्स से भी और इस पल्स से भी। तो अब ये वाला, ये जो लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं यहाँ पे, इनको भी आपने गौर से देखना है। तो फर्स्ट इसमें देखें, फ्रीक्वेंसी सेम है इस वेव की भी और इस वेव की भी। फ्रीक्वेंसी सेम देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसमें नंबर ऑफ वेव्स कितनी है। तो अगर आप देखें तो इसमें 1, उसके बाद 2, 3, 4, इसमें भी 4 वेव्स हैं, इसमें भी 4 वेव्स हैं। तो दोनों की ये साउंड फ्रीक्वेंसी है, साउंड फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम, क्योंकि दोनों में कितनी कितनी वेव्स हैं, 4 वेव्स हैं। लेकिन यहाँ पे देखें इसका पल्स हाई है और रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या है, इसकी हाई है। कैसे देखें, अभी इसका पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी हाई देखें, यहाँ पे अगर आप देखें इसका पल्स जो पल्स ड्यूरेशन है वो लॉन्गर है, ये वाला देखें, ये यहाँ पे ये देखें पल्स इसका क्या है, शॉर्टर है। इसका पल्स अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका दूसरा पल्स प्रोड्यूस हो चुका है, तो इसमें हायर पल्स है। दोनों डायग्राम्स को ध्यान से कंपेयर करें। अभी देखें इसका ये 1 पल्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब इसका सेकंड पल्स अब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसमें देखें इसका तो पल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है, इसके तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 पल्सेस हो चुके हैं। तो इसमें जो साउंड की फ्रीक्वेंसी, इसमें जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो रही है और इसमें जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो रही है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पल्सेस इंक्रीज हो चुके हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ पल्सेस हैं या पल्स फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो साउंड अल्ट्रासाउंड या साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी पे या फिर उसके अपने एम्पलीट्यूड के ऊपर या उसके अपने टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इसमें पल्स ड्यूरेशन भी शॉर्ट है, तो पल्स ड्यूरेशन शॉर्ट है तो इट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ पल्सेस क्या हैं, हाई हैं। उसके बाद अब इसको इससे कंपेयर करते हैं। इसमें देखें इसमें नंबर ऑफ वेव्स ऐड हो चुकी हैं, इसमें 4 ये 5.5 हो चुकी हैं। इसमें देखें काउंट करना पड़ेगा 1, 2, अब ये वाला पोर्शन इसमें 2 वेव्स ऑलमोस्ट ऐड की गई हैं, ये वाला पोर्शन ऐड हुआ है यहाँ पे देखें। तो अब इसमें देखें फ्रीक्वेंसी क्या हो चुकी है, हाई हो चुकी है, लेकिन पल्स ड्यूरेशन उसके साथ देखें, फर्स्ट वेव का पल्स ड्यूरेशन और इस वेव का पल्स ड्यूरेशन सेम है।
लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या, जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाई है। तो इट मीन्स अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी हाई या लो होने से पल्स ड्यूरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। पल्स ड्यूरेशन अगर चेंज हो सकता है या पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है तो वो ट्रांसड्यूसर सोर्स से हो सकती है। अब देखें, ये तो सेम मीडियम में आती हुई वेव्स हैं। अब यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी वेरी करने से पल्स ड्यूरेशन के ऊपर या पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी या पल्स ड्यूरेशन या पल्स रेपिटेशन पीरियड प्योरली सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रासाउंड के एम्पलीट्यूड या अल्ट्रासाउंड के टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इन सारी डायग्राम्स का ये मीनिंग है। तो फर्स्ट में इसमें देखें दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी अल्ट्रासाउंड की, लेकिन इसमें पल्सेस ज़्यादा थे। तो पल्सेस ज़्यादा होने से जो अल्ट्रासाउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आती। नंबर ऑफ पल्सेस कम या ज़्यादा, आप देखें 1 पल्स भी 1 सेकंड में प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासाउंड आप प्रोड्यूस कर रहे हैं 20,000 हर्ट्ज की, ठीक है। उसके बाद आप 1 पल्स 1 सेकंड में प्रोड्यूस करें, उसी एक और ट्रांसड्यूसर है, आप उससे 10,000 पल्सेस प्रोड्यूस करें 1 सेकंड में, लेकिन अगेन अल्ट्रासाउंड कितनी फ्रीक्वेंसी की, 20,000 की। तो इट मीन्स जो पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी पल्स टाइम पीरियड है प्योरली सोर्स डिपेंडेंट है। ये डिपेंड नहीं करते अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी पे या अल्ट्रासाउंड के टाइम पीरियड के ऊपर। उसके बाद पल्स ड्यूरेशन है। अभी हम पल्स को देख के आए हैं, तो पल्स ड्यूरेशन अब आ जाएगी जस्ट 1 ऑन टाइम। जस्ट 1 ऑन टाइम के कितने टाइम के लिए कोई सोर्स एक्टिव रहता है वो उसका क्या है, पल्स ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम में देखें तो ये सिंपल देखें, ये क्या है, पल्स ड्यूरेशन। पल्स साइकिल और पल्स ड्यूरेशन में डिफरेंस है। अब अगर आप लोग पल्स साइकिल देखना चाहते हैं तो पल्स साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो 1 पल्स साइकिल जो है वो कंसिस्ट होता है, फिर पल्स ड्यूरेशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 पल्स साइकिल किसके इक्वल है, 1 साउंड पल्स एंड 1 पीरियड ऑफ साइलेंस। तो ये साइलेंस का पीरियड है और ये क्या है, स्पीकिंग टाइम है। तो ये दोनों एक स्पीकिंग एक साइलेंस क्या कहलाएगी, 1 साइकिल, 1 पल्स साइकिल कहलाएगी। लेकिन पल्स ड्यूरेशन क्या है, जस्ट ऑन टाइम। जिस टाइम के लिए ट्रांसड्यूसर स्पीक कर रहा है वो क्या है, पल्स ड्यूरेशन है। या अदर वर्ड्स में जितने टाइम के लिए ट्रांसड्यूसर साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ऑन है वो क्या है, उसका पल्स ड्यूरेशन है। पल्स साइकिल अगेन कंसिस्ट होगा 1 स्पीकिंग टाइम 1 साइलेंस टाइम। स्पीकिंग टाइम को जस्ट क्या बोलते हैं, पल्स ड्यूरेशन बोलते हैं। तो अगेन पल्स ड्यूरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस। अब ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस, अब जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, आपका मोबाइल फ़ोन है। अब आपने जो बेल लगाई हुई है अपने मोबाइल फ़ोन पे, उस बेल की एक मैक्सिमम स्पीकिंग टाइम है। वो बेल उससे ज़्यादा नहीं रिंग करेगी। आप देखें ना, आपको फ़ोन आता है, आपका फ़ोन सारा दिन तो नहीं बजता रहता, कुछ पर्टिकुलर टाइम फिक्स है उसका, उस ड्यूरेशन के लिए वो बोलता है, उसके बाद वो चुप हो जाता है। अब आपको अगला सारा दिन फ़ोन ना आए तो उस बेल की टाइमिंग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह जो यहाँ पे पल्स ड्यूरेशन होती है वो साइलेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। साइलेंस कभी लॉन्गर होती है कभी शॉर्टर होती है मोबाइल फ़ोन में, लेकिन जो अल्ट्रासाउंड है इसमें साइलेंस को फिक्स रखा जाता है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोसेस करना होता है। तो जो साइलेंस पीरियड है ये लॉन्गर होता है और जो पल्स ड्यूरेशन है ये शॉर्ट होती है। तो पल्स ड्यूरेशन किसको बोलते हैं, जस्ट जो ऑन टाइम है जिसमें साउंड ट्रांसड्यूसर से प्रोड्यूस होती है वो टाइम उसका पल्स ड्यूरेशन है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक देखते हैं। उसके बाद पल्स ड्यूरेशन को अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना हो तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका जो यूनिट है वो यहाँ पे टाइम पर पल्स है। टाइम पर पल्स इसका यूनिट है, टाइम ओवर पल्स। तो इसकी इक्वेशन, इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या है हमारे पास, आप पीरियड को मल्टीप्लाई कर लेंगे, साउंड का जो टाइम पीरियड है उसको अब ये रेपिटेशन पीरियड नहीं है, ये भी याद रखना है, ये साउंड का अल्ट्रासाउंड का टाइम पीरियड है।
कि एक सेकंड में कितनी अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। उसके बाद ये हैश नंबर ऑफ शो कर रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर पल्स, एक पल्स में कितने साइकिल हैं। टाइम पीरियड कितने, टाइम पीरियड क्या है, एक साइकिल कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाहे, यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे देखें ये टाइम पीरियड है कि एक वेव कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रही है, एक वेव कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या है टाइम पीरियड। और उसके बाद पल्स ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे ये टोटल पल्स ड्यूरेशन है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करने हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर पल्स, एक पल्स में कितनी वेव्स हैं। अगर आप इसमें काउंट करना चाहते हैं तो कितनी वेव्स हैं, तो इसमें देखें यहाँ तक वन वेव है, अगेन यहाँ पे दो वेव्स हो गई, अब तीन वेव्स हो गई, तो फोर वेव्स हैं इसमें। तो इस पल्स में कितने साइकिल हैं, चार साइकिल हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे पीरियड सपोज कर लें, सपोज वैल्यू ले लें। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1 माइक्रो सेकेंड है। तो 1 माइक्रो सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लें किससे, 4 से, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, पल्स ड्यूरेशन आ जाएगी। इसको 4 रख लें यहाँ पे और ये 1 माइक्रो सेकेंड रख लें। तो आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपकी बन गई और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये पल्स ड्यूरेशन का फॉर्मूला है। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स उसने कन्वर्ट करके लिख दिए, हमें ज़रूरत नहीं है। तो टाइम साइकिल है या साइकिल्स पर पल्सेस आप कर सकते हैं, टाइम पर पल्स कर सकते हैं। तो पल्स ड्यूरेशन को आप टाइम पीरियड, लेकिन अगेन इसको रेपिटेशन टाइम पीरियड नहीं है, सिंपल टाइम पीरियड है। और नंबर ऑफ साइकिल्स इन वन पल्स कितने हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पल्स ड्यूरेशन आ जाएगी। उसके बाद अगेन यहाँ पे फिर पल्स ड्यूरेशन की ही डायग्राम है। तो यहाँ पे अगेन लॉन्गर पल्स का और शॉर्टर पल्स का कंपैरिजन है। यहाँ पे इसमें पल्स जो है वो पल्स ड्यूरेशन यहाँ पे देखें, आप लोग यहाँ पे देखें, इसमें पल्स ये इतने टाइम के लिए प्रोड्यूस हो रही है, इसमें पल्स शॉर्ट है। इसमें देखें सिंपली दो वेव्स हैं, इसमें कितनी है, चार वेव्स हैं। तो ये लॉन्गर पल्स है और ये क्या है, शॉर्टर पल्स है। तो ये शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन है, ये क्या है, लॉन्ग पल्स ड्यूरेशन है। तो अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, ये सेम फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी भी सेम है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड जो है वो भी सेम है और पल्स रेपिटेशन पीरियड जो है वो भी सेम है। पल्स रेपिटेशन पीरियड अगर आप लोग देखना चाहते हैं, ये देखें, इसका पल्स रेपिटेशन पीरियड यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। तो इसका भी पल्स रेपिटेशन पीरियड दोनों का सेम है। पल्स रेपिटेशन पीरियड ये वाला है ये, तो इसका देखें दोनों का सेम नहीं है लेंथ, ये देखें पल्स रेपिटेशन पीरियड इन दोनों का सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। मींस के एक सेकंड में अगर ये एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो एक सेकंड में ये भी एक ही वेव प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों का टाइम पीरियड भी क्या है, टाइम पीरियड सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। तो पल्स रेपिटेशन पीरियड भी सेम है कि इसका अब इसका यहाँ से सेकंड पल्स स्टार्ट हो रहा है, इसका भी सेम टाइम से सेकंड पल्स स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम, सेम फ्रीक्वेंसी है, रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी सेम है, पीरियड सेम है, पल्स रेपिटेशन पीरियड सेम है। लेकिन यहाँ पे इसका पल्स शॉर्ट है और इसका पल्स क्या है, लॉन्ग। सारी करेक्टरिस्टिक ये वाली सेम है, इसमें नंबर ऑफ वेव्स या ड्यूरेशन या लेंथ ऑफ पल्स का ज़्यादा है, इसमें कम है। तो ये शॉर्ट पल्स है नीचे वाला, ऊपर वाला लॉन्ग पल्स है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पल्स ड्यूरेशन अगेन इसका जो है पल्स ड्यूरेशन, यहाँ पे अगेन आपको वही रिमाइंड करवाया जा रहा है कि पल्स ड्यूरेशन का कहीं से भी कुछ लेना देना नहीं है, ये प्योरली सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जो भी पर्सन बोलता है, अब आप कोई वर्ड्स स्पीक कर रहे हैं, आप कितनी बार उसको रिपीट करने की आपकी एबिलिटी है, तो वो आपकी आप सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ड्यूटी फैक्टर ये इम्पोर्टेंट है। अगेन मैंने आप लोगों को वहाँ पे इसकी डेफिनेशन बताई थी स्टार्ट में। तो ड्यूटी फैक्टर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम है जिसके लिए कोई साउंड का सोर्स एक्टिव रहता है और साउंड प्रोड्यूस करता रहता है, वो उसका क्या है, ड्यूटी फैक्टर। सिंपली दो पर्सन अगर कहीं पे जॉब करते हैं तो एक बंदा 4 घंटे ड्यूटी करता है, एक बंदा 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो स्टैंडर्ड ड्यूटी टाइम कितना, 8 घंटे है।
अब 8 घंटे है तो फुल टाइम ड्यूटी कौन कर रहा है? जो 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो उसका ड्यूटी फैक्टर 100% है, उसे 1 लिखते हैं 100 को। तो उसका ड्यूटी फैक्टर कितना है? 1 है। दूसरी साइड पे एक पर्सन 4 घंटे ड्यूटी करके आया, उसका ड्यूटी फैक्टर हाफ है। तो ड्यूटी फैक्टर का मीनिंग होता है कि साउंड का सोर्स कितने टाइम के लिए एक्टिव है, उसको उसका ड्यूटी फैक्टर बोलते हैं। तो ये भी सोर्स से डिटरमिन किया जाता है। अब मीडियम के ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए मेरा टारगेट क्या है। तो इसका यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशो है। जो भी क्वांटिटी दो सेम क्वालिटीज़ की रेशो होती है, उसका यूनिट नहीं होती, वो यूनिट लेस होती है। तो ड्यूटी फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करेंगे? पल्स ड्यूरेशन, पल्स ड्यूरेशन को हम लोग पढ़े हैं अभी, उसको डिफाइन कर चुके हैं। डिवाइडेड बाय पल्स रेपिटेशन पीरियड। ड्यूटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है कि आप पल्स ड्यूरेशन, यहाँ पे देखें ये पल्स ड्यूरेशन है, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे पल्स रेपिटेशन पीरियड। ये पल्स रेपिटेशन पीरियड रेड लाइन से शो हो रहा है, ये देखिए, ठीक है। पल्स तो इस पे डिवाइड कर दें, या फिर ड्यूटी फैक्टर किसके इक्वल है? पल्स ड्यूरेशन मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें 1/T किसके इक्वल होता है? अगेन ये वो फॉर्मूला सिंपली रिवाइज हो रहा है। ये क्या लिखा हुआ था? पल्स ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ था? मैं सिंपल टाइम पीरियड लिख देता हूँ, ये पल्स रेपिटेशन टाइम पीरियड है ये। तो 1/T किसके इक्वल हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो अब इसी फॉर्मूले को ये भी तो लिख सकते हैं, पल्स ड्यूरेशन इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी इसमें यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है? पल्स ड्यूटी फैक्टर इज इक्वल टू पल्स ड्यूरेशन इनटू पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है। तो 1/T को रिप्लेस कर देंगे फ्रीक्वेंसी से। तो ये ड्यूटी फैक्टर के दो फॉर्मूला आ गए। तो यहाँ पे ये पल्स रेपिटेशन पीरियड लें, तो इसी को डिवाइड कर दें किस से? पल्स ड्यूरेशन से, या फिर इससे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट, रेसिप्रोकल लेके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लें किससे? पल्स ड्यूरेशन से। तो ये आ जाएगा आपके पास ड्यूटी फैक्टर। उसके बाद है जी स्पाशियल लेंथ। स्पाशियल लेंथ क्या है? आपकी साउंड जो स्पेस में आ गई या मीडियम में चलेगी, वो मीडियम में कितने टाइम के लिए जिंदा रहती है। अब देखें ना, आपने बोला कोई वर्ड बोला, जैसे यहाँ पे हाई बोला जा रहा है, डायग्राम में देखें, तो अब ये वाला यहाँ पे स्पेस में कितना ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो क्या है? इसकी स्पाशियल पल्स लेंथ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन मीडियम इज कॉल्ड इट्स स्पाशियल पल्स लेंथ। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर अल्ट्रासाउंड को टिश्यू में भेजा गया तो टिश्यू में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम के लिए वो वहाँ पे, या बल्कि डिस्टेंस की बात करेंगे, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, वो उसकी क्या कहलाएगी? स्पाशियल लेंथ कहलाएगी। तो ये ड्यूरिंग वन पल्स में उसने कितना डिस्टेंस अल्ट्रासाउंड में टिश्यू में कवर किया है, वो क्या कहलाता है? उसका वन उसकी उसकी स्पाशियल लेंथ है। अब देखें, एक पल्स ने, कंडीशन है, अब पल्सेस तो बहुत सारी भेजी जा रही होती हैं, लेकिन सिंगल पल्स का, अभी आपने जैसे यहाँ पे देखे ना हाई बोला, तो अब एक आपके हाई ने, आप बार बार हाई बोल रहे हैं किसी पर्सन को, आपके एक हाई ने कितना यहाँ पे एयर में डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो स्पाशियल लेंथ कहलाएगी। सेकंड हाई इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद स्पाशियल लेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो स्पाशियल पल्स लेंथ किसके इक्वल है? हैश अगेन नंबर ऑफ साइकिल्स पर पल्स। नंबर ऑफ साइकिल्स पर पल्स, एक पल्स में कितने साइकिल्स हैं इनटू वेवलेंथ। तो नंबर ऑफ साइकिल्स पर पल्स इनटू वेवलेंथ, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्पाशियल पल्स लेंथ। तो ये डिपेंड करेगी दो चीज़ों के ऊपर, सोर्स के ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ पल्सेस किसने देने, फॉर्मूला देख लें सिंपली, नंबर ऑफ साइकिल्स पर पल्स, क्योंकि पल्स इंक्लूड हो गया, और पल्स प्योरली किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोर्स के ऊपर। तो इस वजह से जो स्पाशियल पल्स लेंथ है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर, वेवलेंथ मीडियम में आके चेंज होती है, तो लिहाजा ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। उसके बाद
जैसा वेवलेंथ इंक्रीज होगी स्पाशल पल्स लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो वेवलेंथ इंक्रीज होने का मीनिंग ये है कि उसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया मीडियम में, तो इस वजह से उसकी स्पाशल पल्स लेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उम्मीद है ये वाली करेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आई होंगी। तो अगर आपको किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पहले वो याद करनी होगी, सिंपल फ्रीक्वेंसी और सिंपल टाइम पीरियड, उसकी अच्छी सेंस अपने अल्फाज में होगी आपके पास। तो आप लोग इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को इजीली कर पाएंगे और यहाँ पे